तो हेलो साथियों, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से क्लास नहीं डाल पा रहा था और मुझे काफ़ी लोग मैसेज वगैरह भी कर रहे थे कि आप क्लास क्यों नहीं डाल रहे हैं। दरअसल क्या था कि मैं थोड़ा सा एकदम बिजी था, जिसके चलते मुझे टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था और इसी के कारण मैंने कोई क्लास पिछले समय में अपलोड नहीं की थी। ठीक है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम को मतलब ऐसे अरेंज कर रहा हूँ कि हाँ मैं कंटिन्यू क्लास को अपलोड कर पाऊँ। तो अब हम लोग ऐसे है बिल्कुल कि कंटिन्यू क्लास को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। जैसा कि हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने कुछ पढ़ा, ठीक है, हमने सभी टॉपिक को कंप्लीट किया था और हमारा टॉपिक जो है वो समास चल रहा था। तो जिसके चलते अब क्या है कि समास टॉपिक है वो चल रहा था, लेकिन अब हम समास को न पढ़ के टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है रस। क्या है हमारा? रस टॉपिक है। और रस क्या है कि काफ़ी मस्त होता है और अधिकांशतः वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, अधिकांशतः समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स इतने मतलब हार्ड लेवल होता है एग्जाम्पल्स का कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कौन सा रस होगा या स्थायी भाव क्या होगा, अनुभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है, विषयालंबन है या क्या है। मतलब ये सभी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि रस क्या है, एक बहुत ही मस्त टॉपिक है। ये एकेडमिक लेवल के लिए भी है, मैट्रिक के लिए भी है और कंपटीशन के लिए तो मस्त है ही, क्योंकि अधिकांशतः हमें समझ आता ही नहीं है। चलो ठीक है, सारी बातें को यहीं पे रोकते हैं और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रस। क्या टॉपिक है हमारा? रस। देखिएगा, रस में सच में अभी मैंने बताया और अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूजन होता है तो वो अलंकार में आता है, रस में आता है, छंद में आता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अभी हमें कंफ्यूजन में नहीं जीना है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? टॉपिक हमें रस पढ़ना है। और देखिएगा, हम इस टॉपिक को कुछ ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मतलब पूरा अपर लेवल तक, लो से और अपर तक पढ़ेंगे। बिल्कुल एक भी चीज़ हम स्किप नहीं करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मस्ट है। ठीक है, जो इसकी रूपरेखा तैयार की गई है वो बहुत मस्त है। अगर हमने उसको अच्छे से रीड किया, लर्न किया, तो मैं मान सकता हूँ कि अगर आपको कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स अगर आपको एग्जामिनर देगा तो मे बी आप लोग वहाँ नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि मैं नहीं फंसता हूँ तो आप लोग भी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो मैंने इसकी रूपरेखा को बहुत अच्छे से तैयार किया है। एक एक चीज़ को ऐसे मैंने उसके ऊपर एनालाइज किया, फिर मैंने एक एक चीज़ को ऐसे रिमाइंड किया, अच्छे से लगाया अपने नोट्स में। ठीक है, तो मतलब काफ़ी मैंने इस टॉपिक पे मेहनत किया। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने खुद से कम भी नहीं तो इसको यही कोई 8 से 10 घंटा मैंने इस टॉपिक को दिया। इस पे एक एक चीज़ पे मैंने एक एक चीज़ को बड़ी गहनता से मैंने इसका अध्ययन किया है। ठीक है, अब देखिएगा, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना मित्रों, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है कि आनंद। क्या होता है? आनंद, यानी कि आनंद क्या है कि जैसे हम एकदम एक देहाती लैंग्वेज में कहें मजा। ठीक है, ये रस का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है रस का। तो रस का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया आपको, आनंद होता है। ठीक, अब देखो हम क्या है कि कंफ्यूजन इतना क्रिएट होता है कि रसों के कितने भेद होते हैं। कोई कहता है 8 होते हैं, कोई कहता है 9 होते हैं, कोई कहता है 11 होते हैं। तो अब क्या है, क्या बात है और कैसे कैसे इसके भेदों को माना गया और मतलब सबके अनुसार यानी कि सर्वसम्मति के अनुसार कितने इसके भेद लिए गए हैं। तो अभी हम ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे। बस आप लोग बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बेसिक हो, लेकिन मैं भी आपने सीधा सा रस का आपने अगर पढ़ा होगा तो बस ऐसे पढ़ा होगा कि हाँ रस का होता है आनंद, शाब्दिक अर्थ होता है, इतने प्रकार के होते हैं, और बाकी आप फिर सीधे से श्रृंगार रस, करुणा रस, मतलब रसों पे कूद पड़े हुए। लेकिन मैं इस क्लास में रसों पे नहीं जाऊंगा। इसकी रूपरेखा को मैंने ऐसे तैयार किया है कि मतलब एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो अब अगर मैं बात करूं रस के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिएगा, सर्वप्रथम आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा। सर्वप्रथम भरत मुनि के अनुसार, सर्वप्रथम भरत मुनि के अनुसार
रसों की संख्या को 8 माना गया। और भरत मुनि के अनुसार, ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, यूपी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार। अब भरत मुनि के अनुसार मतलब एक भरत मुनि का ग्रंथ था, भरत मुनि का क्या था, एक ग्रंथ था, और इनका ग्रंथ कौन सा था भरत मुनि का, तो वो था हमारा नाट्य शास्त्र। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, भरत मुनि का एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, और इसी ग्रंथ के अनुसार रसों की संख्या को कितना माना गया, 8 माना गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, फिर से एक कंक्लूजन निकल के आया, और वो क्या था, एक कथन निकल के फिर से आया। ठीक है, वो कथन हमारा था कि नेक्स्ट किसी एक विद्वान फिर से आए और उन्होंने अपना फिर से मतलब क्या बोले वो कि हाँ देखो, रसों के मूल भेद। अब अगर मैं मूल भेद की बात करूं तो रस के मूल भेद, तो देखिएगा रस के जो मूल भेद हैं वो 9 यानी कि 9 माने गए। और किसके अनुसार माने गए, ये नाट्य विधा के अनुसार माने गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपने वहां कितना लगाना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है, वो फिर से कहेगा कि किस नाट्य शास्त्र के अंतर्गत किस ग्रंथ के अंतर्गत रसों की संख्या को 8 माना गया। ठीक है, तो आपने पता है कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रसों की संख्या को कितना माना गया है, 8 माना गया है। फिर एग्जामिनर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए रसों के मूल भेद कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे रसों के मूल भेद 9 होते हैं। ठीक है, वो कहेगा कि किस विधा के अनुसार रसों के मूल भेद 9 होते हैं। तो वहां मतलब हमें क्या, नाट्य विधा के अनुसार रसों के कितने भेद होते हैं, वो हमारे 9 भेद होते हैं। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, लिखित या प्रयोग के आधार पर रसों की संख्या को 11 माना गया। ठीक है, देखो फिर से क्या, लिखित या प्रयोग के आधार पर रसों की संख्या को कितना मान लिया गया, 11 मान लिया गया। अब क्या होता है, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, संविधान को पढ़ा होगा, क्या है उसमें पहले मतलब उसमें क्या है कि पूरी एक कमेटी बैठती है, कोई भी एक बिल पारित होता है तो उसको पारित करने के लिए क्या है, पूरी एक कमेटी का गठन किया जाता है। अब जब कैबिनेट में पूरी एक पार्टी बैठती है, कोई भी लॉ बनाना ना हो, ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पूरा सर्वसम्मति से ही है, अगर कोई भी बिल पास होगा तो वो सबकी सम्मति के अनुसार ही होगा, क्योंकि कोई भी एक बंदा किसी भी बिल को पास नहीं कर सकता है। तो वैसे से यहाँ कंडीशन हुई, और यहाँ क्या हुआ कि सभी विद्वान लोग बैठे और देखो सर्वसम्मति से देखिए सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या को 11 मान लिया गया। अब क्या है ये देखिएगा, ये 4 लाइन है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली हैं। तो मैं आपको किसी से मैं बड़ा हूँ, किसी से छोटा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें छोड़ के मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप शायद इन 4 पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या को कितना माना, 8 माना। रसों के मूल भेद कितने होते हैं, 9 माने गए हैं, किसके अनुसार, नाट्य विधा के अनुसार। अब लिखित एवं प्रयोग के आधार पर रसों की संख्या को कितना माना गया, 11। अब पूरी एक कमेटी गठित हुई और वहां से पूरा फाइनलाइजेशन निकल के आया, क्या आया कि सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या को क्या मान लिया गया, 11 मान लिया गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा एकदम यहाँ से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जब
नाट्यशास्त्र के अनुसार भरत मुनि ने मतलब रचना की थी या रसों की खोज किया, तब उस टाइम तो 8 ही थे हमारे, ठीक है। वहां से फिर इसको कितना माना गया, 9 माना गया, 9 माना गया, ठीक है। जब 9 माना गया, अब क्या था कि जिन लोगों ने रसों की संख्या को 9 माना था, उन्होंने माना क्यों था, क्योंकि रस तो सर्वमत के अनुसार 11 होते हैं। अब उन्होंने क्यों ऐसा माना कि मतलब रसों की संख्या 11 ना होकर 9 होती है, उन्होंने ऐसा क्या मतलब क्या एनालाइज किया था, तो देखिएगा, जो एक हमारा होता है श्रृंगार रस, एक होता है हमारा श्रृंगार रस। अब उन्होंने क्या काम किया कि श्रृंगार रस को ही, श्रृंगार रस के देखिएगा 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। क्या होता है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। अब देखिएगा, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब उन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने इनको 9 माना, उन्होंने क्या किया इसमें, उन्होंने देखिएगा, उन्होंने एक इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को किसमें रख दिया, उन्होंने हमारा श्रृंगार रस में रख दिया। तो इसलिए रसों की संख्या को इन लोगों ने 9 मान लिया, ठीक है। अब क्या था इसमें, ये कंफ्यूजन था। अब देखो, वात्सल्य और भक्ति दोनों में ही रति होती है, रति बोले तो प्रेम, ठीक है, रति बोले तो प्रेम, क्योंकि प्रेम का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, रति का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे वात्सल्य यानी कि देखो, एक माँ और एक बेटा, या माँ बेटी, या पिता बेटा, या बेटा पिता। अब क्या है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति रस में भी प्रेम होता है, ठीक है। अब दोनों में प्रेम होता है, तो क्या किया, जिन लोगों ने 9 रसों की संख्या को 9 माना था, तो उन्होंने क्या काम किया कि इसको सिर्फ किस में रख दिया, श्रृंगार रस में। इसी चीज को उन्होंने देख के रखा श्रृंगार रस में। क्यों, क्योंकि दोनों में प्रेम आ रहा था, और प्रेम आता है हमेशा श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उन्होंने दोनों के प्रेम को देखा, तुलना की, तो उन्होंने क्या काम किया कि मतलब हमारे ये जो दोनों रस थे उनको श्रृंगार रस में मिला दिया, ठीक है। तो यहां से अब क्या हुआ, जब पूरी सर्वसम्मति के अनुसार पूरी एक बैठक हुई, ठीक। अब उसमें क्या हुआ कि भाई भक्ति रस में जो प्रेम है वो एक साधना है, प्रेम है वो एक साधना है, वो एक ईश्वर के प्रति उसके वक्त का क्या है, एक मतलब एक प्रार्थना है, प्रेम है, ठीक है। वात्सल्य ये माँ बेटा या पिता और बेटा बेटी के प्रति क्या है, एक प्रेम है, ठीक है। और जबकि श्रृंगार रस, ठीक है, यहाँ प्रेम क्या होता है, नायक और नायिका के मन में जो प्रेम आता है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि 9 में और 11 में आपने कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया, और क्यों अब ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है। मैं मानता हूं कि आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हुआ होगा इस चीज को देख के, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रसों की संख्या कितनी मानी गई है, या रसों की संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और कोई भी मतलब कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें। वहां ऑप्शन में अगर आपको 8, 9, 11 भी दिया हो, तो आपने सीधा आपको 11 लगाना है कि रसों की संख्या कितनी होती है, वो हमारी 11 होती है, ठीक है। चलो, रसों की संख्या हमारी 11। रसों के अवयव पे बात करते हैं हम, रसों के अवयव या अंग बोले तो। अब रसों पे बात करेंगे, रसों के अवयव या अंग। अब देखिएगा, रसों के जो अवयव या अंग होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, अब हम उन चारों को यहाँ समझेंगे। देखिएगा, पहला आता है हमारा स्थायी भाव, दूसरा आता है विभाव, तीसरा आता है अनुभाव, और हमारा चौथा आता है संचारी भाव। क्या आता है, संचारी भाव। अब देखिएगा, स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव से हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज स्थिर है, यानी कि हमारे मन में जो स्थायी भाव है, अगर वो किसी भी एग्जाम्पल में अगर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ होगा, तो वो हमारे मन में पहले से ही है, यानी कि स्थायी से बोले तो स्थिर होता है, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव का मतलब होता है कारण, क्या, विभाव का मतलब क्या होता है, कारण। अनुभाव का मतलब होता है चेष्टा, या इसको दूसरे उसमें कह सकते हैं कि क्रिया या प्रतिक्रिया,
प्रतिक्रिया। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या है कि हमारे जो स्थायी भाव होते हैं वो उसके कितने प्रकार होते हैं? 9। विभाव को देखो 2 भागों में बांटा। ठीक है, एक अनुभाव, सॉरी, विभाव को 2 भागों में बांटा। किस किस में? एक आलंबन में, आलंबन, और नेक्स्ट उद्दीपन। एक आलंबन में बांटा और किसमें बांटा? उद्दीपन में। देखो, स्थायी भाव के 9 भाग होते हैं, विभाव के 2 भाग होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ठीक है, अब जो है हमने इस आलंबन के भी डिवाइडेशन किया। आलंबन को 2 भागों में बांटा। एक होता है हमारा विषयालंबन, विषयालंबन, और एक होता है हमारा आश्रयालंबन, आश्रय, सॉरी वेट कीजिएगा, आश्रय, ये क्या होता है हमारा? आश्रयालंबन। ठीक है, तो देखो यहाँ स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारित भाव। अब देखिएगा, विभाव को हमने 2 भागों में बांटा है, एक किसमें? एक आलंबन में, एक उद्दीपन में। ठीक है, और आलंबन को भी हमने 2 भागों में बांटा। क्या क्या? एक विषय आलंबन और एक आशय आलंबन। आप इस चीज को देखिएगा। चलो ठीक है, आपने देखा होगा। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जो ये आलंबन है ना, विषय आलंबन और आशय आलंबन, आलंबन हमेशा सजीव वस्तुओं में पैदा होता है। किसमें? सजीव वस्तुओं में पैदा होता है। क्या? आश्रय आलंबन। जबकि उद्दीपन हमारा वो प्रकृति में पैदा होता है या निर्जीव वस्तुओं में पैदा होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज से आते हैं। ठीक, चलो देखो, आप समझो। अब देखो क्या है कि अब हम यहाँ एक कल्पना करेंगे और मैं आपको एक कल्पना से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने अभी लिखवाया है कि हम पूरा इसको एक कल्पना करते हैं अपने माइंड में। ठीक है, अब हम अपनी फ्लैशबैक में जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने पिछले जीवन में जाएंगे, या जो एकेडमिक लेवल में या मैट्रिक लेवल में है वो अभी अपने प्रेजेंट में रहेंगे, लेकिन जो मेरी एज के हैं या कंपटीशन में हैं वो अपना अगर फ्लैशबैक में जाएं तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मतलब क्या बोलेंगे उसको कि एक कल्पना की है या कहानी के रूप में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। उसका किसी भी वर्तमान जीवन से मेरा कोई लेना और देना नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए वो कहानी को मैंने तैयार की है। अब कहानी क्या है, अब हम अपने यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आँख बंद किया और फ्लैशबैक में पहुंचे। फ्लैशबैक में क्या है देखिएगा, जब आप लोग या मैं तो नहीं था, सॉरी, जब आप लोग या मेरे को मिल लो। ठीक है, जब हम 11th-12th क्लास में आने वाले थे। ठीक है, वहाँ हम 12th क्लास में आने वाले थे और 11th की छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, हमें स्कूल जाना था। अब हमको स्कूल जाना है, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, सीमित है। अब क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई तुम कहाँ हो? हमने कहा हम तो घर हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आपको स्कूल आना है, और क्या आपको पता है कि स्कूल में एक नया चेहरा आया है? अब भाई बंदे का दिमाग सटका कि अच्छा नया चेहरा, कि ठीक है हम कल स्कूल आते हैं। ओ भाई वो तो वैसे भी जाता है क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई 11th की, 12th क्लास में एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब वो जाता है। अब क्या है कि बंदा जाता है स्कूल। अब स्कूल गया, अब स्कूल के जाके गेट पे खड़ा हो गया। अब गेट पे खड़ा हो गया, उसको वेट है उस नए चेहरे का, क्योंकि उसने काफी उसके बारे में चर्चा सुनी थी। चलो यहाँ तक बात हो गई है। अब वो नया चेहरा उनके सामने आता है। ठीक है, अब जैसे ही वो नया चेहरा उनके सामने आया, उन्होंने उस चेहरे की तारीफें तो सुनी थी। अब जैसे ही उनके सामने वो नया चेहरा आता है तो वहीं पे हमारा क्या जागृत होता है देखिएगा, वहीं पे हमारा आश्रयालंबन। ठीक है, वहीं पे हमारा क्या जागृत हुआ? आश्रयालंबन। जैसे ही वो नया चेहरा उस बंदे के सामने आया, क्या हुआ? आश्रयालंबन उत्पन्न हो गया। अब यहाँ अब आश्रयालंबन उत्पन्न हुआ। विषयालंबन क्या था? विषयालंबन था वो नया चेहरा जो सामने आया। अब जैसे ही चेहरा सामने आता है, जितना तारीफ उसने सुनी थी, वाकई में वो चेहरा तारीफ करने लायक था। ठीक है, अब वो बंदा थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ही वो चेहरा आता है वो कहता है आइए, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। अब क्या है, उसने कुछ तो क्रिया प्रतिक्रिया की है, कुछ तो उसके मन में चेष्टा जागी है। अब जो वो चेष्टा जागी है वही हमारा क्या है? अनुभव है।
ठीक है, वही क्या है, हमारा अनुभव है। अब भाई देखो, स्थायी भाव तो उसके मन में पहले से जागृत था, स्थायी भाव उसके मन में पहले से ही जागृत था, क्योंकि उसके मन में था कि यार वो नया चेहरा देखने के लिए उत्सुक था। ठीक है, तो स्थायी भाव तो उसके मन में पहले से ही है। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब क्या हुआ, जैसे ही उसने कहा कि आइए आपका स्वागत है हमारे इस स्कूल में, अब क्या हुआ कि जो वो नया चेहरा था, नए चेहरे ने थोड़ी सी स्माइल पास की और वो अंदर स्कूल में एंट्री कर देते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही स्माइल पास की, अब क्या हुआ, जो वो व्यक्ति था या जो वो लड़का था, उसके मन में थोड़ा सा क्या आया, फिर से एकदम प्यार वाली भावना जागृत हो गई। ठीक है, क्या कि हाँ, वो भी थोड़ा सा हंसा। अब जैसे ही उसको, जैसे वो थोड़ा सा हंसा और उसके फ्रेंड लोगों ने उसको देखा, तो उन्होंने क्या सोच लिया कि भाई तो प्रेम में पड़ गया है। अब उसके मन में फिर क्या हुआ, संचारी भाव उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, संचारी भाव उत्पन्न हुआ। तो आई होप आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आया होगा। अब फ्लैशबैक से फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अभी फ्लैशबैक में मत घूमिएगा। ठीक है, चलो तब तक आप इस चीज को देख सकते हैं। चलो अब देखिएगा, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, अब हम इस चीज को एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखो, अभी क्या आता है, रस। रस की अभी हमने पूरी रूपरेखा को जान लिया है। ठीक है, अभी सिर्फ जाना है, ना कि पढ़ा है। ठीक है, अभी क्या है, देखो, रस, रस किसे कहते हैं, रस, रस किसे कहते हैं, तो देखो, रस किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी, किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, यही है ना, किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने या देखने से हमारे मन में या हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा रस कहलाता है। ठीक है, अब देखो, वो हमारा क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अब देखो, फिर से एक नोट पॉइंट डालेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूपीपीएससी या पीसीएस की बात करें तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, कि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को क्या कहा गया है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, या हम कह सकते हैं काव्य का प्राण तत्व भी रस को ही कहा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मस्त है ये लाइन, बहुत ज्यादा मस्त है दोनों, कि देखो, किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने से हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा रस कहलाता है। नोट, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, या काव्य का प्राण तत्व भी किसको कहा जाता है, रस को ही कहा जाता है। अब देखो, एक चीज और नोट यहीं पे लिख लेना, वो चीज मैं बाद में भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले लिखा दे रहा हूं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि श्रृंगार रस को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रसराज या रसपति के नाम से जाना जाता है, या रसपति किस रस को कहा जाता है, या रसराज किस रस को कहा जाता है, तो वो हमारा श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, चलो देखिएगा आप लोग तब तक इस चीज को। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं स्थायी भाव पे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आता है स्थायी
भाव। अब स्थायी भाव कहते किसे हैं? क्या स्थायी भाव कहते किसे हैं? ये चीज देखने वाली है। देखो मैं अपने नोट्स में भी देख लेता हूँ, उससे मिस्टेक ना हो जाए थोड़ी भी, ठीक है। और देखिएगा, हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाला भाव। हमारे हृदय में सदा या सर्वदा से विराजमान, हमारे हृदय में सदा या सर्वदा से विराजमान रहने वाला भाव, रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावना प्रकट करने में, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ हूं, क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। अब स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। देखिएगा, हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ हूं या प्रकट करें, क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव 9 होते हैं। 9 स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम उनको जानेंगे डेफिनेशन के माध्यम से, ताकि आपको रस देखने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप इस डेफिनेशन को देखिएगा, तब मैं इसको फिर मिटा दे दूंगा। चलो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, मैं फिर से नेक्स्ट लिख रहा हूं। देखिएगा, पहला जो स्थायी भाव होता है, तो पहला स्थायी भाव होता है हमारा रति। पहला स्थायी भाव क्या होता है हमारा? रति। रति क्या होता है? देखिएगा, नायक एवं नायिका के मन में, नायक एवं नायिका के मन में, देखिएगा, नायक एवं नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा स्थायी भाव का पार्ट होगा? तो वहां क्या होगा? रति होगा। ठीक है, देखो, नायक एवं नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो या उत्पन्न होता है, वहां हमारा स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव का कौन सा पार्ट होता है? वो रति होता है। ठीक है, रति क्या होता है कि दो लोगों के बीच में प्यार, कपल्स बोल सकते हो, ठीक है, दो लोगों के बीच में प्यार की भावना उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? रति होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हास्य। आपको नाम से पता चल रहा होगा, हास्य बोले तो हंसना। जब किसी वस्तु को देखकर या सुनकर हृदय या मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो, हास्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहां क्या होता है? हमारा हास्य स्थायी भाव होता है। चलो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है, हमने क्या पढ़ा? रति को हमने रति पढ़ा है, हास्य पढ़ा है। अब आता है थर्ड होता है हमारा शोक। क्या होता है? शोक। ये वो वाला शोक नहीं है, दुखी वाला शोक है। देखो, किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने के कारण, किसी भी प्रिय वस्तु, मैं लिख देता हूं यहाँ, किसी
भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने के कारण मन या हृदय में जो शोक या दुख उत्पन्न होता है, शोक या दुख उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है, हमारा शोक स्थायी भाव होता है। ठीक है, आप इस चीज को देखिएगा। अब देखो, शौक हो गया, रति हो गया, हास्य हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा उत्साह। क्या आता है? उत्साह। देखो, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना को लेकर मन में किसी व्यक्ति वस्तु या घटना को लेकर मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो क्या होता है? उत्साह स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब आइएगा, अब देखो नेक्स्ट आता है फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आता है भय। क्या आता है? भय आता है। अब देखो, भय मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। जैसे कि हम किसी भी चीज को क्या है कि किसी भी चीज से डर जाते हैं। ठीक है, वो सब क्या है कि डर है। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मतलब हमें कोई भी ऐसे जंगली जानवर या भूत दिखाई देने लगे, पता नहीं होते हैं या नहीं होते, मुझे तो इस बात का नहीं पता है, बहरहाल ऐसा सुना है और होते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस नहीं मानती है। बाकी वास्तुशास्त्र सब मानते हैं कि हाँ ये सभी होता है, ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन साइंस इसको नेगलेक्ट करती है। अभी साइंस के पीछे पड़े नहीं है, जिस दिन साइंस के पीछे ये पड़ जाएंगे ना, उस दिन साइंस भी कहेगी कि जी आप होते हो, हम गलत थे, आप सही हो। ठीक है, तो फिर क्या है? देखो, किसी डरावनी परिस्थिति को देखकर, किसी डरावनी परिस्थिति को देखकर मन या हृदय में जो डर उत्पन्न होता है, क्या डर उत्पन्न होता है, कौन सा स्थायी भाव है? भय। कौन सा स्थायी भाव है? भय। ठीक है, तो वो है भय स्थायी भाव। अब ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा, देखो अगर ये रूपरेखा समझ आई ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूं और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा ना, आपको एग्जाम्पल की अगर हिंदी नहीं भी पता होगी, तो आपको देखो कोई ना कोई ऐसा शब्द हमें दिया होता है जिसका हमें मीनिंग पता होता है। ठीक है, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो, लेकिन हमें कुछ तो ऐसा दिया होता है कि जिसका हमें मीनिंग पता होगा। ठीक है, वहां अगर हमें थोड़ा सा भी हिंट्स मिल जाए, अगर हमें 100 में से 10% भी हिंट्स मिल गया, बाकी ये रूपरेखा हमारी पूरी पक्की है, कंप्लीट एकदम, हम इसको डन यानी कि पूरा आता है, तो हम वहां सिर्फ उस 10% से ही क्या कर सकते हैं, वो 10% डिस्काउंट होगा, लेकिन आप उससे पूरा 100% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखो इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 से हमारा आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, देखो आश्चर्य या विस्मय, इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ऐसी
परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति या स्थिति, ऐसी परिस्थिति या स्थिति, ऐसी परिस्थिति या स्थिति जो अद्भुत हो, जो अद्भुत हो, अद्भुत ऐसे लिखा जाएगा, अद्भुत। ऐसी परिस्थिति या स्थिति जो अद्भुत, शायद ऐसे लिखा जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा। अद्भुत, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, अद्भुत हो, ऐसी परिस्थिति या स्थिति जो अद्भुत हो एवं इसके कारण, एवं हमारे मन में, एवं हमारे मन या हृदय में जो आश्चर्य होता है, जो आश्चर्य या विस्मय होता है, क्या होता है हमारा, विस्मय या आश्चर्य स्थायी भाव होता है। ठीक है, आपने देख लिया इस चीज को। देखो आश्चर्य का मतलब क्या है, जहां हम शॉक हो जाए, अरे अब जैसे क्या है ना कि क्या होता है कि जैसे हमारी एज में अब क्या है, हम कहते हैं कि भाई उसकी शादी हो रही है। अब जैसे कोई मेरा ही फ्रेंड है, अब हम कहें कि भाई उसकी शादी हो रही है, अरे भाई कब वो शादी हुई, मतलब एकदम आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया एकदम। हम आश्चर्य नहीं, शॉक रह गए, शॉक, वो नहीं कि वो वाला शॉक नहीं, एकदम शॉक, एकदम स्तब्ध कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, मतलब इस तरह से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है जुगुप्सा। ये कौन सा है, 7, जुगुप्सा। मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है ये जुगुप्सा। देखो, जब किसी वस्तु या परिस्थिति में, मन में या हृदय में अरुचि पैदा हो, उत्पन्न भाव को, हमारे हृदय में उत्पन्न भाव को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे हम, जुगुप्सा बोलते हैं। ठीक है, जुगुप्सा, परिस्थिति मन में अरुचि पैदा, जुगुप्सा। इसका नेक्स्ट नाम भी आ जाता है कभी कभी क्या, घृणा। जुगुप्सा को ही हम क्या बोलते हैं, घृणा भी बोलते हैं। देखिए एक चीज और, ये दोनों बहुत ज्यादा मस्त है, और मस्त क्यों है वो भी जान लीजिएगा। देखो, एक आश्चर्य और विस्मय। ठीक, अब ये क्या था, जो आश्चर्य नेम है और जो घृणा है ये बाद में आए हैं, ये बाद में आएंगे। लेकिन अगर आपको आएगा विस्मय और आश्चर्य दोनों आ जाए, तो आपने किसको प्रेफरेंस देना है, वो हम विस्मय को देंगे। जुगुप्सा का घृणा जाए, कोई भी एग्जांपल दे आपको, उसमें पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है, वहां आपको जुगुप्सा देगा, घृणा देगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में से क्या चुनेंगे, जुगुप्सा को चुनेंगे। घृणा पे टिक मत कराना कि आप सोचे कि यार चलो घृणा बहुत इजी वर्ड है, हम इसको याद कर लेते हैं कि घृणा। ठीक है, लेकिन हमने याद ही क्या करना है, जुगुप्सा करना है। ठीक है, चलो देखिएगा आप। अब वो नेक्स्ट आता है, देखो 7 हो गए, 7 हो गए, और नेक्स्ट आता है देखो क्रोध, 8। क्या आता है, क्रोध। देखो ये बहुत हल्का है क्रोध, मतलब इसमें क्या है, हम इस देखो ये स्थायी भाव ऐसे हैं, इनको समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस डेफिनेशन हमें पता चले ना, और हमने एग्जाम्पल पढ़ के बताया ना कि हाँ इसमें ये वाला स्थायी भाव है। और अधिकांशतः आपको 2-4 पंक्तियां दे दी जाती हैं, या तो रस पूछता है या स्थायी भाव पूछता है, और रस में पूछते ही कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं है, स्थायी भाव और रस ही होते हैं। ठीक है, ये मजाक की बात है, खैर छोड़ो। ठीक है, देखो क्रोध, देखो किसी अपराध, विवाद, अपमान के कारण मन में जो आवेग उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है हमारा, कौन सा क्या होता है, क्रोध होता है। स्थायी भाव, कौन सा स्थायी भाव होता है, क्रोध होता है। ठीक है,
चलो कौन सा स्थायी भाव होता है, वो क्रोध होता है, ऐसा ही। ठीक है, चलिएगा देखो ये आप देखिएगा इस चीज को। अब आता है देखोगे नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट आता है नहीं, निर्वेद या वैराग्य। निर्वेद या वैराग्य, निर्वेद या वैराग्य, देखो ये भी बहुत मस्त है। और क्या है, जब सांसारिक विषयों के प्रति, अभी मैं समझाऊंगा इसको, जब सांसारिक विषयों के प्रति, देखो जब सांसारिक विषयों के प्रति, ठीक है, क्या होता है कि अब देखो इसको मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, पहली बात तो स्पेस भी नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब सांसारिक विषयों के प्रति हम एकदम संन्यास ले लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हाँ अब अभी क्या है कि हम 2-4 दिन किसी से बोले ना, या किसी से भी कोई बात ना करें, क्या कहता है पता नहीं वैराग्य में, किस वैराग्य में अपना जी रहा है, किस वैराग्य में अपनी लाइफ को जी रहा है। तो वो वही वाला वैराग्य है कि जब सांसारिक विषयों के प्रति हम मतलब एकदम से ऐसे हो जाते हैं, स्तब्ध या संन्यास जैसे हो जाता है कि हाँ हमने सब कुछ संन्यास ले लिया है, या ऐसी अगर कोई भी भावना उत्पन्न होती है मन में हमारे, तो वो किस में आती है, हमारी वैराग्य या निर्वेद में आती है। ऑप्शन में वैसे ही सेम है, देखिएगा वैराग्य शब्द बाद में आया है, निर्वेद पहले था। अगर ऑप्शन में वैराग्य और निर्वेद आता है, आप किसको चूज करेंगे सबसे पहले, वो आप निर्वेद को चूज करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है, देखो ये थोड़ा सा क्या है, एकदम अलग हटके है, इस विषयकृति, ठीक है, और संतान विषयकृति। देखो दो होते हैं, एक होता है इस विषयकृति और संतान विषयकृति, ठीक है। तो एक होता है इस विषयकृति और संतान विषयकृति, ये भी स्थायी वाक्य हैं, लेकिन ये दोनों किस में आते हैं, श्रृंगार रस में आते हैं। ठीक है, इस विषयकृति और संतान विषयकृति। देखो संतान विषयकृति और ईश्वर के प्रति जो मन में भाव उत्पन्न होता है, ईश्वर के प्रति जो मन में भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। संतान के प्रति जो मन में भाव उत्पन्न होता है, संतान के प्रति जो मन में भाव उत्पन्न होता है। देखो इस ईश्वर के प्रति मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहां कौन सा स्थायी भाव होता है, इस विषयकृति होता है। ठीक है, और संतान के प्रति जो मन में भाव उत्पन्न होता है, वहां हमारा क्या होता है, संतान विषयकृति होता है। और मैंने आपको एक चीज शुरू में ही समझाई है कि जहां भी रति आएगा वहां प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां क्या है, देखो प्रेम इसमें दे दिया है। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, अब शुरू में मैंने आपको क्या होता है कि एक वात्सल्य होता है और एक भक्ति रस होता है। तो अगर मैं क्लियरली देखता हूं तो ये भक्ति रस का स्थायी भाव है, किसका, भक्ति रस का, और ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, किसका, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो अभी टोटल मिला के 11 हो गए ना। देखिएगा ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है संतान विषयकृति, और क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, इस विषयकृति होता है। लेकिन क्या है, जब इसको हम पढ़ते किसमें, श्रृंगार रस में पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको अलग अलग पढ़िएगा, कोई बात नहीं। देखिएगा संतान विषयकृति वात्सल्य रस नो, और भक्ति रस में इस विषयकृति। ठीक है, ये चीजें बाद में निकल के आई, और पहले जो मतलब स्थायी भावों की संख्या को माना था, वो कितना माना था, 9 ही माना था। ठीक है, चलो देखिएगा आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे स्थायी भाव को बड़े अच्छे से, और बहुत एकदम जहां तक हम पढ़ सकते थे, या मैं जितना अच्छे से पढ़ा सकता था मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिएगा अब हम स्थायी भाव विभाव को पढ़ेंगे। विभाव, अब विभाव क्या है, देखिएगा देखो विभाव होता है, विभाव का अर्थ है, मैंने क्या बताया था आपको, विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण होता है। विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण ही तो होता है। मैंने आपको बताया था कि विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण होता है। जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न हो, क्या बोला मैं, देखिएगा शब्दों पे गौर दीजिए, जिन कारणों से
जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत हो, जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत हो क्या कहलाता है, उन्हें विभाव कहा जाता है। एक मिनट वेट कीजिएगा। जिन कारणों से विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण होता है, और जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव जागृत हो, वहां क्या होता है, विभाव होता है। अब देखिएगा, विभाव स्थायी भाव हो गया, विभाव क्या हो गया। अब जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, देखिएगा फ्लैशबैक में फिर से लेके जाए आपको, तो विभाव जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। अब वो ऐसा क्या कारण था उस लड़के के मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ, वो क्या था, वो लड़की का चेहरा, नया चेहरा, ठीक है। तो वहां क्या था, विभाव, यानी कि कारण था वो एक, ठीक है। तो बस यही है। चलो ये हो गया विभाव। अब देखो स्थायी भाव, विभाव के क्या होता है, विभाव होता है, देखो एक आलंबन होता है, आलंबन, और एक उद्दीपन। देखो अगेन अगेन पढ़ लें, हम एक एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम ओपन करके, ठीक है। पूरा क्या पढ़ रहे हैं हम, ओपन करके। देखिएगा मैंने आपको बताया था आलम में हमेशा सजीव वस्तुओं में होता है, ठीक है। अगर प्यार की भावना जागृत होगी तो वो सजीव नहीं तो होगी ना, निर्जीव को क्या पता। अब देखो वैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे ये व्हाइट पेपर है, ठीक है, ये व्हाइट पेपर है, ठीक। अभी क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बहरहाल ये व्हाइट पेपर है। तो अब इसको तो प्यार नहीं हो सकता ना, हाँ हमें इससे प्यार जरूर हो सकता है कि यार इसमें हमारे काम की चीजें हैं, या हम इस पेपर से नहीं हम मतलब वो सब कुछ बन सकते हैं जो हमारे सपने हैं, ठीक है। या ये पेन है, निर्जीव है, ठीक है, सजीव नहीं है, लेकिन हम इससे प्यार है कि हाँ यार ये हमारे सपने साकार कर सकता है। लेकिन क्या होता है, देखिएगा जो आलम्बन है ना, वो हमेशा किस में होता है, किसमें होता है। अब ये कलम तो हमसे प्यार नहीं कर सकता ना, हम इससे प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये निर्जीव वस्तु ये हमसे प्यार नहीं कर सकती। क्या अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, ये मैं इसको यहाँ, इसको ये रखा नहीं जा रहा है ये, ठीक है, मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ, क्या ये चल के मेरे पास आ जाएगा? अभी तो आ रहा है, चलो आप लोग कह देंगे कि आ तो रहा है आपके पास, तो अभी आ रहा है, लेकिन बहरहाल अगर मैं इसको दूर रख दूँ थोड़ा सा तो ये मेरे पास आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि निर्जीव है। हम मुझे इससे प्यार है, मैंने इसको वहाँ रख दिया, मुझे फिर इसका इस्तेमाल करना है तो मैं इसके पास तक फिर जा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जो हमेशा आलम्बन होता है ना, वहाँ क्या होता है, हमारा सजीव में होता है। और आलम्बन में भी दो प्रकार होते हैं, क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक विषयालंबन बताया था, विषयालंबन, और एक मैंने आपको बताया था आश्रयालंबन, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था विषयालंबन और एक आश्रयालंबन। अब देखिएगा विषयालंबन क्या था, विषयालंबन था, विषय क्या था, वो नया चेहरा, नया चेहरा, नया चेहरा ही तो था विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या था, वो लड़का, वो लड़का। आश्रयालंबन क्या था, वो लड़का जिसको क्या हुआ, प्रेम की भावना उत्पन्न हुई जिसके मन में। तो आश्रयालंबन क्या था, वो लड़का था, और विषयालंबन क्या था, वो नया चेहरा था। तो यहाँ जिसके कारण मन में प्रेम उत्पन्न हो, जिसके कारण मन में, जिसके कारण मन में जिसके कारण मन में भाव जागृत हो, ठीक है, या प्रेम उत्पन्न हुआ हो, या भाव जागृत हो, जिसके कारण मन में भाव जागृत हो, क्या है वो हमारा विषयालंबन, ठीक है। और अब जिसके मन में भाव जगता है, जिसके मन में भाव जगता है या भाव जागृत हो, ठीक है, जागृत हो। देखिएगा दोनों सेंटेंस सेम लग रहे हैं, लेकिन पूरा डिफरेंस बहुत है दोनों में। देखिएगा जिसके मन में भाव जागृत हो, यानी कि मैं हूं, मेरे मन में कोई भाव जागृत हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, जिसके कारण, यानी कि किसी के कारण तो वो भाव जागृत हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो जब किसी के कारण भाव जागृत हो रहा है तो वहां क्या हो गया, हमारा विषयालंबन हो गया, ठीक। अब देखो उद्दीपन आता है, वे वस्तु या परिस्थितियां जिनके कारण मन में भाव जागृत होता है, ठीक है। अब फिर से देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं उद्दीपन की डेफिनेशन को, वे वस्तु या परिस्थितियां, वे वस्तु या परिस्थितियां जिनके कारण मन में भाव जागृत हो, क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। और ऐसी स्थिति कब आती है, ऐसी स्थिति आती है या तो कोई एकांत स्थल हो, ठीक है, या कोई एकांत स्थल हो, बारिश हो, या कोयल की आवाज हो, ठीक है। ये वैसे निर्जीव होता है। चलो अब
मैंने आपको क्या बताया है, देखो या तो एकांत स्थल, मैंने आपसे 3 नाम दिए हैं, एकांत स्थल, बारिश और एक कोयल की आवाज। मतलब ऐसे कोई भी प्राकृतिक चीज हो सकती है, कोयल की आवाज। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि उद्दीपन निर्जीव होता है, लेकिन क्या है ये कभी कभी सजीव का भी काम करता है। अब सजीव का काम करता कैसे है वो चीज हम अभी देख लेंगे, अभी एक एक चीज को समझेंगे। देखो जैसे एकांत स्थल क्या है ना कि अब जैसे सपोज दैट्स मैं किसी को प्यार करता हूँ, मान लो करता नहीं हूँ, मान लो मैं किसी को प्यार करता हूँ, अब मैं एकांत में हूँ और उससे बहुत दूर हूँ, मैं एकांत में हूँ और उससे बहुत दूर हूँ, उसको बहुत प्यार करता हूँ। अब क्या है, चिड़ियों के चहचने की आवाज़ या कोयल की आवाज़ मेरे को आ रही है, ठीक है, अब मेरे को आवाज़ आ रही है। अब क्या हुआ, मैं एकांत में, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है, अचानक से मेरे को उसका ख्याल आ जाता है, अचानक से मेरे को उसका ख्याल आ जाता है। तो वो तो मेरे पास नहीं है ना, बेशक वो सजीव है, लेकिन जो ख्याल आया है वो तो प्राकृतिक था ना, वो तो एकांत में हुआ, ठीक है। तो देखो सजीव का काम कर गया, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि जैसे मैं हूँ, अभी मैं सारी एग्जाम्पल खुद के ऊपर ले रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं दे रहा हूँ, सॉरी। और लेकिन वो सारे मुझ पर अप्लाई नहीं हुए कि सोचो सारे कि मैं सभी का ही मैंने क्या कर लिया, सबका एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो जैसे बारिश है, मैं बारिश पड़ रही है, मैं भीग रहा हूँ, अचानक से मेरे को उसका ख्याल आ जाता है कि वो भी बारिश में भीगती थी तो बहुत सुंदर लगती थी, मतलब उसको भी बहुत अच्छा लगता था बारिश में भीगते हुए। तो वो नहीं है, लेकिन प्रकृति ने भी फिर भी क्या किया कि सजीव का काम किया। तो वहां ऐसी कंडीशन में कौन सा भाव जागृत हुआ, ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा भाव जागृत हुआ, उद्दीपन। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं आगे, जब हम एक एक करके पढ़ेंगे ना इसको, जब पूरे श्रृंगार रस को एक करके पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक एक लाइन में से जो है ना ये बता देंगे कि इसमें भाव है कौन सा, स्थायी भाव है, विभाव है, आश्रयालंबन, विषयालंबन, या कौन सा भाव है, आप सब कुछ बता दोगे, ठीक है। मगर वीडियो स्किप मत करना, जो 20 से देख रहा है ना वो प्लीज बस शुरू से देख लेना वीडियो को। मैंने ये वीडियो बनाने में अपना पूरा दम लगा दिया है, सच में। इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ पढ़ा सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस होता रहेगा, मैं इससे अच्छा भी पढ़ाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरे को जितना एक्सपीरियंस है तो मैं इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता। मैंने अपना पूरा 100% देने का आपको प्रयास किया है, तो आप भी मुझे अपना 100% देने का प्रयास करना, अपने भैया को सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी चलो देखिएगा आप इस चीज को। अब अनुभाव क्या है, ठीक है, अनुभाव। देखो मैंने बताया था ना, अनुभाव क्या होता है, चेष्टा, हमारे हृदय में जो चेष्टा है, यानी कि जो भी हम क्रिया प्रतिक्रिया किसी के प्रति कर रहे हैं वो क्या है, अनुभाव है, ठीक। आप इस चीज को अभी इतना ही समझिएगा, वो क्या है, वो अनुभाव है। अब देखिएगा, आश्रय आलम्बन होता है, एक विषयालंबन होता है, एक आश्रय आलम्बन होता है। तो आश्रय आलम्बन की चेष्टा किसके अंतर्गत आती है, वो सीधे अनुभाव के अंतर्गत आती है। आश्रय आलम्बन, आश्रय कौन था, जिसके हृदय में भाव जगा था, ठीक है, तो उसकी चेष्टा, अब उसके हृदय में भाव जगा यानी कि उसके अंदर कुछ चेष्टा हुई, तो वो किसमें आती है, किसमें आती है, अनुभाव में आती है, ठीक है। चलो अब देखो, अनुभाव आपको समझ आया अनुभाव क्या है। अब अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैं कह सकता हूँ सच में इस ये लेवल वो है ना दोस्तों, ये लेवल वो है जो सिर्फ एक यूपी के लिए ही काम नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूँ, एक टीचर्स के लिए, टीजीटी पीजीटी, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बीएड वगैरह के लिए ये ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही, क्योंकि इसमें थोड़ा डीपली पूछता है और मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ही डीपली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो अनुभाव कितने प्रकार के हो गए, वो हमारे 4 प्रकार के हो गए। एक होता है कायिक अनुभाव, नंबर 1 कायिक अनुभाव। अब देखो कायिक अनुभाव क्या होता है, अब कायिक से मतलब पता चल रहा है हमें कि काया, कुछ ऐसा शब्द आ रहा है जिसे काया बोलते हैं हम, ठीक है, कायिक अनुभाव। तो देखो शरीर के अंगों में उत्पन्न चेष्टा, शरीर के अंगों में उत्पन्न चेष्टा, ठीक है, तो शरीर के अंगों में उत्पन्न चेष्टा,
तो वहां क्या होता है हमारा कायिक अनुभाव होता है। आता है वाचिक अनुभाव। क्या होता है? वाचिक अनुभाव। अब वाचिक मतलब आप समझ पा रहे हो, वाचिक जैसे वाणी, ठीक है। तो वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वाणी के, समझाऊंगा मैं अभी, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, ठीक है। एक भाई बोल रहा है आपको भी प्यार हुआ बेवकूफ, पढ़ लो, ठीक है। तो वाचिक अनुभव, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, ठीक है। अब देखो आहार्य, आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव, आहार्य नाम है ना, हाँ। आहार्य मतलब होता है वेशभूषा, वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टा। सब कुछ समझाऊंगा, अभी फिलहाल अभी लिखते रहो, ठीक है। एक होता है सात्विक, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। तो सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा पर, देखो सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा पर हमारा हक या वश लिख लेते हैं, हमारा वश नहीं चलता, ठीक है। और देखो सात्विक अनुभाव क्या है, देखिएगा सात्विक अनुभाव है कि सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा पर हमारा वश नहीं चलता। अब सात्विक या सत्व क्या है, तो देखो सत्व का अर्थ होता है मानसिक, मानसिक या मन, मानसिक या मन, किसका अर्थ होता है? सत्व का अर्थ होता है, ठीक है। देखो अब देखो शुरू से देखते हैं। कायिक अनुभाव, शरीर के अंगों में उत्पन्न चेष्टा। अब क्या हुआ कि जब वो नया चेहरा उसके सामने आया, उसके शरीर के अंग में क्या हुआ? कुछ तो चेष्टा उत्पन्न हुई थी ना, जैसे कि उसके हृदय में, हृदय भी तो एक अंग है, हृदय में चेष्टा उत्पन्न हुई। अब या जैसे शरीर के अंगों में उत्पन्न चेष्टा, अभी क्या है ना, जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर लड़की दिख जाए हमको, है ना, तो क्या है हमारे शरीर के अंगों में क्या होता है? चेष्टा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हृदय में, अरे वाह क्या मतलब कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। मतलब कुछ इसी तरह से, ठीक है, गलत वे में मत लेके जाइएगा। जैसे वाचिक अनुभाव, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, ठीक है, यानी कि वाणी के द्वारा। अब वाणी के द्वारा मतलब वाचिक अनुभाव, उसने क्या कहा था कि आइए स्वागत है आपका हमारे स्कूल में, तो यानी कि उसने अपनी वाणी का प्रयोग किया ना, वो बोला, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वाचिक अनुभाव हो गया। देख लेना, एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आहार्य अनुभाव, वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टा। अब क्या होता है कि हम जैसे कहीं जाते हैं तो हम बहुत अच्छे एकदम ऐसे टिप टॉप होके जाते हैं ना, वन ठन के, कि हाँ यार मतलब कि कोई हमें गलत ना कहे, ठीक है। चलो अब आता है सात्विक अनुभाव, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा पर हमारा बस नहीं चलता, यानी कि मन या मानसिक। अब क्या है, मन हमारा कुछ भी सोच सकता है ना, अब मन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है कि जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया है, ठीक है। लेकिन मन आज तक ना तो किसी ने जीता है, ना कोई जीत पाएगा। शायद किसी ने जीता होगा तो वो ईश्वर होगा, ठीक है, बाकी और कोई तो है नहीं, ठीक है। तो सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा पर हमारा बस नहीं चलता, तो वहाँ क्या होता है? सात्विक अनुभाव होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, देखिएगा इस चीज को। अब नेक्स्ट आता है संचारी भाव। नेक्स्ट क्या आता है? संचारी भाव। संचारी भाव होता है मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव, या आने जाने वाले भाव। तो मन में संचरण करने वाले या मन में आने जाने वाले भाव, ठीक है। भाव, आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, जो स्थायी भाव की पुष्टि करते
हैं संचारी भाव कहलाते हैं। देखो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की पुष्टि कर रहे हैं, ठीक है। देखो उस नए चेहरे के प्रति जब मन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो वो स्थिर था। वो क्या था? हमारा स्थिर था, ठीक है। अब देखो जब वो भाव हमारा स्थिर था, अब क्या हुआ कि उस भाव को भी तो किसी ने स्थिर किया होगा, ठीक है। अब देखो मन में भाव आया, अब उसने क्या काम किया? उस भाव ने किसकी? स्थायी भाव की पुष्टि की कि मन में प्रेम की भावना है, उसको देखने की लालसा है, ठीक है। तो वहां उस टाइम पे उसको कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? उसके मन में संचारी भाव। और जैसे ही संचारी भाव उत्पन्न हुआ वहीं पे क्या हुआ? स्थायी भाव की पुष्टि हो गई। तो वहां पे क्या हुआ? स्थायी भाव हो गया, ठीक है। जब उसके दोस्तों लोगों ने कहा कि भाई तो प्रेम में पड़ गया है, ठीक है, तो वहां क्या हो गया? उत्पन्न संचारी भाव उत्पन्न हुआ। और जैसे ही संचारी भाव उत्पन्न हुआ और वहां पुष्टि हुई तो स्थायी भाव पे कूद पड़े, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूपरेखा समझ आ रही होगी। अब क्या होता है? देखो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अब मैंने आपको लिखा दिया है संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगर देखो 33 है, बहुत सारे हैं, लिखाने के लिए मैं आपको लिखा सकता हूं। बहरहाल अगर आपने जरूरत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप 33 के 33 स्थायी भाव लिखवा दीजिए, या तो मैं आपको मतलब वो पूरी पिक जो 33 स्थायी भाव है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में ही आपको उसको डाल के और पिन अप कर दूंगा, ठीक है, पिंट कर दूंगा अपनी मैसेज को, ठीक है। या अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, छोड़िएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। मैंने उतना ही प्रयत्न किया है समझाने का जितना मुझसे हो सकता था। तो जैसे मैंने मेहनत की है आपके साथ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों सच में आप इसको स्किप मत करना। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो शायद आपका इधर उधर डिसबैलेंस हो सकता है। अगर आपने इसको स्किप नहीं किया, आने वाले जब हम सभी रसों को एक एक करके पढ़ेंगे तो हर रस में अलग अलग स्थायी भाव होता है, ठीक है, और उसकी पंक्ति में हाँ स्थायी भाव अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम उनको बहुत अच्छे से और ऐसे आराम से निकाल देंगे, चुटकियों में पता भी नहीं देंगे। कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। और रही बात क्लास की, मैं कंटिन्यू क्लास अब करूँगा। बेशक मेरे को नाइट में क्लास करनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं नाइट में ही चाहे मुझे क्लास करनी पड़े तब भी मैं करूँगा, ठीक है। तो जैसे आज 23 तारीख है, शाम का टाइम है, ठीक है। मुझे कहीं बाहर भी निकलना है। अब देखिएगा, तो मैं अपनी क्लास को फिलहाल के लिए यहीं तक रखूँगा और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। बातें तो करते नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और आप अपने भाई को अधिक से अधिक ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जहाँ भी मेरी कमियाँ हैं, जो मेरे गुरुजन मुझे देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मेरी कमी है, मैं उस कमी को ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बस, या कोई भी स्टूडेंट्स, मेरा कोई साथी, प्रिय मित्र मुझे बता सकता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कुछ भी है। जैसे पीछे भी कमेंट में आया था कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है कैमरे से, तो वैसे वो मैंने बहुत मतलब स्थिर रखने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन क्या है ना, ये आँख इधर उधर भाग जाती है, ठीक है। तो मैं रखने की कोशिश करूँगा। बाकी देखिए, मेरी कहीं भी गलती है तो जो मुझसे बड़े हैं ना या छोटे हैं वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। और हाँ, सपोर्ट करना ना भूलें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। TPL को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। Forget what they doing, keep on